प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीजगणित के अंदर सदिशों के गुणधर्म। सदिश के बारे में जानकारी आपने कर ली थी। आज अपन बात करेंगे सदिशों के गुणधर्म के बारे में। सदिशों के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है सदिशों का योग। सदिशों के योग के अंदर क्या क्या चीज़ दिखाई देगी आपको। पहला नियम आता है इसमें सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है ऐसा कि अगर दो सदिश इस प्रकार से हैं, दो सदिश इस प्रकार से हैं, सदिश क्या जिनका परिमाण और दिशा आपको पता हो। दो सदिश इस प्रकार से हैं कि वो किसी त्रिभुज की दो क्रमवार भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज, नामकरण करो इसका, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि साहब एक सदिश ये, इसको कहा मैंने ए बी सदिश, ठीक है। एक सदिश हुआ ये है बी सी सदिश। अब ये क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्नानुसार, कि अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की क्रमवार यानी कि लगातार, ये देखो आप ए बी और बी सी भुजा को निरूपित करते हैं, तो तीसरी भुजा, अब तीसरी भुजा कौन सी है, ये है अपने पास में ए सी, ये तो तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी। मतलब यहाँ पर ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, इनको जोड़ा जाए तो ये बराबर आएगा किसके, ए सी सदिश के। ये आ गया। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास में ये त्रिभुज ऐसा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नाम रखा अपन ने ए बी सी, इसको कहा कि यहाँ है ए सदिश, ये है बी सदिश, ठीक है, ये बी सदिश। अब ये त्रिभुज की क्रमवार भुजा है, तो यहाँ पर जो सी सदिश होगा ये एक तो इनकी विपरीत दिशा में आएगा ऐसे, ठीक, ये दो ऐसे हैं तो ये ऐसे, और सी सदिश का मान जो है वो बराबर होगा किसके, ए सदिश प्लस बी सदिश के योग के, ए सदिश और बी सदिश के योग के। ये बात है सर। अपन इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि साहब एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ठीक है, ये क्या काम करता है कि पहले यहाँ से यहाँ तक चलता है, ये ए से और बी तक चला, इसको कह दिया अपन ने ए सदिश, ठीक है। फिर ये बी से सी तक चला, इसको कह दिया अपन ने बी सदिश। अब वास्तव में इस व्यक्ति का कुल विस्थापन निकाला जाए तो कुल विस्थापन तो यही है ना बेटा, ऐसे। तो अगर ये अपने पास में ए बी और बी सी, तो ये जो है ये बराबर होगा किसके, इन दोनों के योग के। यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर सदिशों का योग में सबसे पहला नियम आता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, वो ये, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं और कौन सा नियम आता है वो देखें अपन। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम में क्या है कि अगर समांतर चतुर्भुज जानते हो ना, ऐसे काजू कतली स्टाइल में, ये समांतर चतुर्भुज, इसका नामकरण कर लो ए बी सी और डी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में दो सदिश जिनका दिशा और परिमाण आपको पता हो, इनकी दिशा और परिमाण आपको पता हो, अगर वो समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को बताते हैं। कौन कौन सी आसन्न भुजाएं, ये, ठीक है, ये मान लो आप ए सदिश और इसको मान लिया अपन ने बी सदिश। अगर किसी समांतर चतुर्भुज में दो सदिश जिनकी दिशा और परिमाण आपको पता हो, वो दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो इसका जो विकर्ण है,
ये क्या काम करेगा, इन दोनों के योग को प्रदर्शित करता है ऐसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज नियम। अब इसके बाद में एक और नियम होता है साहब, तीसरा घटक नियम। मतलब कि अगर मान लीजिए एक सदिश है ए, वो है अपने पास में A1 आई कैप, A2 जे कैप और साहब A3 के कैप, ये आ गया। फिर बी सदिश जो है ये बराबर है B1 आई कैप और B2 जे कैप और B3 के कैप। अब कहा जा रहा है कि साहब ए सदिश और बी सदिश का योगफल ज्ञात करो। तो वो क्या आएगा बेटा, A1 प्लस B1 आई कैप, ठीक है, प्लस A2 प्लस B2 जे कैप और साहब A3 प्लस B3 और के कैप। ये हो गया साहब। ये अपने सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पप्पू टाइप प्रश्न लूँ, ये कि साहब ए वेक्टर यानी कि ए सदिश बराबर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस 5 के कैप, ये आ गया। बी सदिश जो है ये बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 7 के कैप। और अपने से कहा जाए कि साहब आप ऐसा करो, ए सदिश प्लस बी सदिश का योगफल निकालो। तो कैसे निकलेगा साहब, यहाँ पर देखो आप, यह आ गया 3 आई कैप, फिर यहाँ पर 5 जे कैप, ठीक है, और यहाँ पर 2 के कैप। ये हो गया साहब, ये अपने पास में योगफल आ गया। ठीक, ये था अपने पास में सदिशों का योग। सदिशों का योग इतने प्रकार से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सदिशों का व्यवकलन यानी कि घटाना। घटाने में क्या है, ए सदिश में से बी सदिश को घटा दो। तो इसके लिए अपने पास में एक ही है कि मान लीजिए ये है अपने पास ए सदिश A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 के कैप, है ना, और बी सदिश जो है ये बराबर है B1 आई कैप और B2 जे कैप और B3 के कैप। अब इसको घटाना है, तो ए सदिश में से मेरे को बी सदिश को घटाना है। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, माइनस करना। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में A1 माइनस B1 आई कैप और A2 माइनस B2 जे कैप और A3 माइनस B3 के कैप। ये हो गया सर। अब उदाहरण के लिए मैंने क्या काम करा, एग्जाम्पल लिया सर। ए सदिश जो है ये है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। बी सदिश जो है ये बराबर है आई कैप और माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब मैंने क्या काम करा, ए सदिश माइनस बी सदिश निकाला। ए सदिश में से बी सदिश को घटाया। अब घटाया तो देखो आप, 2 आई में से एक आई गया तो क्या बचा, आई कैप। यहाँ देखें आप, तो यहाँ आया माइनस जे कैप और यहाँ पर बात करें तो यह आ गया 2 के कैप। अच्छा, अगर मैं मान लो बी सदिश में से ए सदिश को घटाऊं तो क्या प्राप्त होगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप। यह आ गया। इन दोनों को देखकर आपको एक बात पता चले, क्या पता चली साहब, कि ए सदिश माइनस बी सदिश ये बराबर नहीं होता बी सदिश माइनस ए सदिश के। ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, ये बात भी अपने को पता चल गई। और देखते हैं, एक सदिश का अदिश से गुणा, अदिश मतलब 2, 4, 5, 7 ऐसे करके, मतलब यह है कि अगर अपने पास में एक सदिश दे रखा है ए सदिश,
तो इसका अपन कैसे 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2a सदिश हो जाएगा। 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2a सदिश हो जाएगा। -2/3 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे होता है, मतलब पूरे से गुणा हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए अपने पास में a सदिश दे रखा है, ये है अपने पास में 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। अब मैंने कहा कि साहब मुझे 2a सदिश चाहिए, मुझे 2a सदिश चाहिए, 2a सदिश चाहिए। तो मैंने क्या काम करा, इसमें 2 का सब मैं गुणा करूँगा। यहाँ लिखूँगा 4i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 2k कैप। ये आ गया। अगर मान लीजिए मेरे से कहा जाए कि 1/2a सदिश निकालो यहाँ पर, तो यहाँ आएगा i कैप प्लस 3/2j कैप माइनस 1/2k कैप। यह आ गया। अगर कहा जाए कि -2/3a सदिश निकालो, तो यहाँ आएगा अपने पास में -4/3 i कैप और साहब -2j कैप और प्लस 2/3k कैप। ये है अपने पास में किसी सदिश से एक अदिश का गुणा करना। एक सदिश दे रखा है, उससे किसका गुणा करना है अपन, अदिश का। ये 1/2 2 ये क्या है, अदिश राशि है। इसका अपन अगर सदिश से गुणा करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक सदिश के घटक। घटक क्या है साहब, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर इसको जो निरूपित किया जाता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, ये है अपने पास में बिंदु P जिसके निर्देशांक है एक्स, वाई और जेड। ठीक है सर। अब यहाँ पर इस बिंदु इसका स्थिति सदिश ये O है। अब इस बिंदु P का x अक्ष के सापेक्ष घटक, y अक्ष के सापेक्ष घटक और z अक्ष के सापेक्ष घटक की बात करते हैं। अगर मैं इस बिंदु P यानी कि OP सदिश लिखना चाहूँ तो OP सदिश को मैं ऐसे लिखूँगा कि OP सदिश बराबर ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ठीक, अब यहाँ पर मैं कहूँ कि साहब इसमें आप सदिश घटक और अदिश घटक बताओ। अदिश घटक क्या होंगे बेटा, ये होंगे एक्स, वाई और जेड। अगर मैं कहूँ कि साहब सदिश घटक बताओ, सदिश घटक, तो वो क्या होंगे अपने पास में एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये आ गया। ये अपने पास में घटकों के बारे में जानकारी हो गई। जब अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे ना तो इनका बहुत योगदान आएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए ये अपने पास में दो बिंदु दे रखे हैं, एक है ए और ये है बी। ठीक है, अब यहाँ से बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ, ये है बिंदु बी का स्थिति सदिश। अपने को इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के बारे में बातचीत करनी, यानी कि ए बी सदिश के बारे में बातचीत करनी। तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु ए का स्थिति सदिश ये है अपने पास में ओ ए सदिश, है ना। ऐसे ही बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश ये क्या है बेटा, बिंदु बी का स्थिति सदिश ये है ओ बी सदिश। ठीक, अब अपने को निकालना है ए बी सदिश। क्या निकालना है, ए बी सदिश। तो ए बी सदिश क्या होगा बेटा, ए बी सदिश ये बराबर होता है बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को, यानी कि ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। ये आ गया सर, बाद वाले में से
पहले वाले को घटाते हैं, स्थिति सदिश को। ये कौन है? ओ ए ओ बी। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है पी क्यू सदिश ऐसे, तो यहाँ लिखोगे आप ओ क्यू सदिश माइनस ओ पी सदिश। कहीं लिखा हुआ है एम एन सदिश, ठीक है, तो एम एन तो बिंदु है, तो यहाँ पर आएगा ओ एन सदिश माइनस ओ एम सदिश, ये होता है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है उसको अपन इस तरीके से निरूपित करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। खंड सूत्र, ठीक है, किसी भी सदिश का खंडन करते हैं, खंडन से मतलब विभाजन करते हैं, तो कैसे करेंगे? अब विभाजन आपको याद है 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है मध्य बिंदु बराबर का विभाजन, एक होता है किसी अनुपात में विभाजन, और एक होता है अपने पास में बाह्य विभाजन, है ना, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। ये 2 विभाजन अलग और मध्य बिंदु अलग। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि साहब ये अपने पास में एक रेखाखंड है सदिश के रूप में, है ना, ये ओ ए है यानी कि ए सदिश, ठीक है, ये है अपने पास में ओ बी, है ना, और यहाँ पर है बी। ये है एक्चुअल में क्या है, ये जो ए है ये ए बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है, और ये ओ बी जो है ये बिंदु बी का स्थिति सदिश दे रखा है। याद रहे जितने भी गुणधर्म होंगे वो स्थिति सदिशों पे लगते हैं, ना कि सदिश पे लगेंगे। अपने को पहले स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप कोई भी सूत्र इस्तेमाल करोगे। जैसे यहाँ पर ये वास्तव में ओ ए क्या है, बिंदु ए का स्थिति सदिश, ये क्या है ओ बी, बिंदु बी का स्थिति सदिश। अब यहाँ पर सबसे पहले काम में आता है मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु मान लीजिए आपके पास में आया साहब एम, यहाँ लगा दिया ओ एम, ये है ना, ओ एम क्या है साहब, ओ एम को मान लिया अपन ने आर सदिश मान लिया, ये ठीक है, ये है मध्य बिंदु यानी कि 1:1 में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर जो आर यानी कि मध्य बिंदु होगा वो कैसे निकलेगा, ए सदिश प्लस बी सदिश और बटे 2, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देते हैं। दोनों सदिशों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, आ गया आंसर। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना तो बड़ा आसान है साहब। उसके बाद में आया अपने पास में अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में क्या होगा देखें जरा। अंतः विभाजन में ये है अपने बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए सदिश, है ना, ये है बिंदु बी का स्थिति सदिश ओ बी, है ना। अब अपने को यहाँ पर एक बिंदु निकालना है आर। इसको अपन ने कहा कि ये आर जो बिंदु है ओ आर इसका स्थिति सदिश है, और इसने M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित किया है। क्या किया है, अंतः विभाजित। तो यहाँ पर जो आर सदिश होगा ये बराबर होगा किसके, M1 और B सदिश प्लस M2 ए सदिश और बटे में M1 प्लस M2, ये आ गया। ये अपने पास में क्या हुआ, अंतः विभाजन। अब बाह्य विभाजन में क्या होगा, केवल सूत्र बदलेगा। अगर बाह्य विभाजन में ऐसा कहा जाए कि ये बिंदु R जो है इस A और B को बाह्य विभाजित करता है, तो ऐसी स्थिति में R जो है सदिश ये बराबर होगा M1 B सदिश माइनस M2 A सदिश और बटे में M1 माइनस M2, ये हो गया था। ये अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र हो गए, और ये क्या है अपने पास में, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, दिक् कोसाइन के बारे में बातचीत करते हैं। अब दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोज्या। दिक् कोज्याएं वैसे तो काम में आएंगी आपके त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन प्रश्नावली 10 के अंदर कुछ सवाल इस दिक् कोज्याओं से संबंधित दे रखे हैं।
दिक् कोजाएं या दिक् कोसाइन एक ही बात है। इसको पढ़े लिखे लोग DCS भी चिल्लाते हैं, है ना, शॉर्टकट मारते हैं ना, तो यहाँ पर इसको DCS ऐसे करके भी लिखते हैं, तो डरना नहीं है अपने को, DCS भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है दिक् कोजाएं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 3D के अंदर ये ऐसे होता है। देखो आप, ये है अपने पास में x अक्ष, ये है y अक्ष और ये z अक्ष, ठीक है, और यहाँ पर है मूल बिंदु। अब क्या है, एक रेखा दिशा, ये रेखा जो है, इस रेखा ने क्या काम करा, x अक्ष के साथ में एक कोण बनाया अल्फा, ठीक है। अब ये रेखा ऐसे है, इसमें नहीं दिखाई जा रही है ना, ये ऐसे है त्रिविम में, यो 3D में। अब 3D में है तो ये x अक्ष के साथ में कोण बनाएगी, y अक्ष के साथ में कोण बनाएगी, z अक्ष के, तो यहाँ पर ये x अक्ष के साथ कोण बना रही है अल्फा धनात्मक दिशा में, y अक्ष के साथ में कोण बना रही है ये कितना, बीटा, और z अक्ष के साथ में ये कोण बना रही है गामा। ये आ गया, x अक्ष के साथ में कोण कितना बना रही है अल्फा, y अक्ष के साथ में बीटा और z अक्ष के साथ में गामा, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोजाएं, दिक् कोजाएं, ये क्या है साहब, दिक् कोजाएं, इसके बारे में बातचीत करें तो ये है L, ये कॉस अल्फा, और साहब M, ये कॉस बीटा, और N कॉस गामा। ये मतलब x अक्ष से जो कोण बनाया है ना अल्फा, उसका कोसाइन L है। फिर बीटा क्या है, बीटा है रेखा द्वारा y अक्ष से बनाया गया कोण, गामा क्या है, रेखा द्वारा z अक्ष से बनाया गया कोण। ये है साहब, अगर मान लीजिए कोई बिंदु ये P है ना, इसके निर्देशांक हैं x y z, ये, और ये O है। बिंदु P का स्थिति सदिश अगर मैं बिंदु P को सदिश के रूप में लिखूं, R सदिश, तो ये आएगा अपने पास में x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। ये अब L M N क्या है, L जो है अपने पास में दे रखा है, यानी कि कॉस अल्फा जो है, कॉस अल्फा जो है ये बराबर होगा किसके, प्लस माइनस x बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। m जो है यानी कि कॉस बीटा जो है ये बराबर होगा प्लस माइनस y बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। ऐसे ही n जो है ये बराबर होगा किसके, कॉस गामा के, और कॉस गामा बराबर होगा प्लस माइनस z बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2 और z की घात 2। ये आ गया। अच्छा, इसमें एक नियम और काम में आता है, कौन सा वाला, कि l की घात 2 m की घात 2 प्लस n की घात 2 ये बराबर होता है सदैव किसके, 1 के। ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो दिक् कोजाएं वो वास्तव में क्या है, उस सदिश द्वारा x अक्ष से जो कोण बनाया जा रहा है अल्फा, ठीक है, y अक्ष से बीटा और z अक्ष से गामा, इनके कोसाइन के मान उस सदिश की दिक् कोजाएं कहलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अपन जब त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तब लेंगे साहब, ठीक है। प्रश्नावली 10 के सवाल करने के लिए ये बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अब साहब प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न करते हैं अपन। इसमें क्या है, निम्नलिखित सदिशों का परिमाण का परिकलन कीजिए। इसमें कहा जा रहा है इनके परिमाण निकालिए, मापांक निकालिए, ठीक। कैसे निकालते हैं मापांक वो देखो आप, यहाँ पर हल पहला दे रखा है a सदिश, ये है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब इसका परिमाण निकालेंगे तो ये ऐसे
दोनों तरफ डंडा लगा दिया, इसको कहते हैं मापांक, ए सदिश का मापांक। इसका सूत्र क्या होता है बेटा, अंडर रूट। ये होता है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2। यहाँ पर x y z के मान क्या हैं, 1 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 3। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप b सदिश की बात करी, b सदिश क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, ये दे रखा है। अब इसका मापांक निकालेंगे, तो b सदिश का मापांक कैसे निकालोगे, यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2 की घात 2 माइनस 7 की घात 2 और माइनस 3 की घात 2, तो ये आ गया b सदिश बराबर, ये आ जाएगा अपने पास में 4 प्लस 49 प्लस और 9। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट के अंदर, ठीक है, 50 और 60, ये तो आ गया 50 और 60 और ये आ गया 62। ठीक है, एक इसको दे दिया तो ये 50 हो गए, एक इसको दे दिया तो ये 10 हो गए, 50 और 10 हो गए 60 और ये 2 बचा तो ये आ गया अंडर रूट 62। तो इसका मापांक कितना आ गया, अंडर रूट 62। और देखते हैं सी सदिश, सी सदिश क्या दे रखा है, 1 बटा अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 जे कैप और 1 बटा अंडर रूट 3 के कैप, ये आ गया। अब यहाँ से अगर अपन देखें कि सी सदिश का मापांक निकालते हैं, तो यहाँ पर x की घात, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है और ये z का काम कर रहा है, तो ये 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 बराबर अंडर रूट 3 बटा 3 यानी कि 1 बराबर आ गया 1। तो इसका मापांक क्या आ गया अपने पास में, 1। मापांक परिमाण दोनों एक ही बात है। ठीक है।